First of all, I would like to greet you all. Namaskar, everybody. Today, we are going to discuss something about the Protection of Human Rights Act 1993. शॉर्ट में हम इसे TPHRA 1993 कह सकते हैं। मीन माय डिफेंस, आज हम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है माय डिफेंस कि हमारा जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसकी पावर क्या है, फंक्शन क्या है, वो काम कैसे करता है। हमारे भारत में जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, उन्हें शॉर्ट में हम SHRC कह सकते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग, वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनकी पावर्स क्या हैं। अगर क्या हम इन कमीशंस में अगर किसी व्यक्ति का कोई ह्यूमन राइट वायलेट होता है तो क्या हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसकी टाइम लिमिट क्या है और कितने टाइम लिमिट में, किस मेथड से, किस मैनर से हम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और या फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। क्या भारत में ह्यूमन राइट्स कोर्ट भी सेपरेटली स्टैब्लिश किए गए हैं? क्या इस एक्ट में उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन है? क्या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी ह्यूमन राइट्स कोर्ट में स्पेशली फंक्शन करते हैं? इस सब से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा माय डिफेंस। तो जहाँ तक कि हम इस एक्ट की बात करते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, तो ये जो एक्ट है, एक्चुअली में इस एक्ट से पहले ये ऑर्डिनेंस था। इसे हम लीगल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं, इन दिस रिस्पेक्ट prior to the enactment of the Protection of Human Rights Act 1993, the TPHRA 1993, an ordinance had been promulgated एज अ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस 1993। इस एक्ट को इनेक्ट करने से पहले माय डिफेंस इंडिया में अध्यादेश लाया गया था, मानव अधिकारों का संरक्षण अध्यादेश 1993, विच वॉज रिपील्ड अंडर सेक्शन 43 ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट की धारा 43 से उसे बाद में रिपील कर दिया गया क्योंकि उस ऑर्डिनेंस को अधिनियम बना दिया गया। कंसिक्वेंटली द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट was made by Parliament of India and enforced on 28 सितंबर 1993। जो कि ये जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है माय डिफेंस, ये 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। दिस एक्ट हैज 43 सेक्शंस, 8 चैप्टर्स, और इस एक्ट में 43 धाराएं और 8 अध्याय हैं। लेकिन इस एक्ट में अमेंडमेंट भी हुए हैं। 2006 में अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद अभी रिसेंटली 2019 में अमेंडमेंट कर दिया गया। अगर हम इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें माय डिफेंस की, ये एक्ट जो है वो किस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया है, क्योंकि जब किसी भी एक्ट को, किसी भी अधिनियम को बनाया जाता है तो पर्टिकुलर उस एक्ट, उस अधिनियम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के बाद उसे लेजिस्लेचर ने किस इंटेंशन से बनाया है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा। एक्चुअली में ये जो एक्ट है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट, ह्यूमन राइट्स कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट स्पेसिफिकली करने के लिए एक्ट बनाया गया है। लेकिन किस लिए? फॉर द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण हो सके, और उससे अन्य संसक्त मामलों के लिए भी यह अधिनियम बनाया गया है। अगर हम इसे लीगल लैंग्वेज में कहें माय डिफेंस इंग्लिश में, तो ऐसे कह सकते हैं, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इन स्टेट्स एंड ह्यूमन राइट्स कोर्ट फॉर द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू, जो उससे रिलेटेड अनसंसक्त मामले, मीन मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए तथा उससे संबद्ध, उससे संसक्त और अनुषांगिक मामलों के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों के गठन के लिए ये अधिनियमित मीन बनाया गया है, जो कि संपूर्ण भारत पर लागू होता है। अब माय डिफेंस हम बात करते हैं कि इस एक्ट में कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। सबसे पहले तो माय डिफेंस ये जो एक्ट है वो मानव अधिकारों की मीनिंग बताता है कि ह्यूमन राइट्स क्या है। सेक्शन 21D जो कि मानव अधिकारों की मीनिंग बताता है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। ये ऐसे कहता है, अगर हम हिंदी में कहें कि मानव अधिकार क्या है, मीन्स मानव अधिकारों का अभिप्राय क्या है। मानव अधिकारों से अभिप्राय है कि भारत के संविधान द्वारा जो प्रत्याभूत अधिकार हैं वो मानव अधिकार हैं। अंतरराष्ट्रीय संविधाओं में और भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता व गरिमा से संबंधित हैं, उन्हें हम मानव अधिकार कह सकते हैं। मानव अधिकारों का मीनिंग सेक्शन 21D ये एक्ट बताता है। मीन अगर हम इंग्लिश में कहें तो ऐसे, ह्यूमन राइट mean the right relating to life, liberty, equality and dignity of individual guaranteed by constitution or embodied in international covenants and enforceable by courts
इन इंडिया। ये मानवाधिकार हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें एक शब्द यूज किया गया है, भारत के संविधान द्वारा गारंटीड। अब भारत के संविधान द्वारा गारंटीड तो एक ही पार्ट है, वो है पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को हम एज ह्यूमन राइट्स कह सकते हैं। और सभी फंडामेंटल राइट्स की गारंटी आर्टिकल 32 देता है, और अपने आप की भी गारंटी आर्टिकल 32 देता है। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। प्लीज सर्च एंड वॉच आवर लास्ट वीडियोस। अब इसमें एक शब्द यूज किया गया है, वो है कि भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय कुछ ऐसे राइट्स हैं जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट्स के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं। आर्टिकल 21-19 में जो वेरियस राइट्स हैं जो कि कोर्ट्स के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं, और अदर राइट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। एक शब्द और यूज किया गया है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स। इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स का मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा का मतलब इस एक्ट में क्लॉज F सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 जो है वो ये बताता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा से अभिप्राय सिविल राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा, जो और 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा एवं संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत ऐसी अन्य प्रसंविधाएं और अभिसमय जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। मीन इंटरनेशनल कोवेनेंट्स मीन्स द इंटरनेशनल कोवेनेंट इन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स adopted by General Assembly of United Nations on 16 December 1966 एंड ये दोनों कोवेनेंट्स हैं। इसके अलावा सच अदर कोवेनेंट और कन्वेंशन adopted by General Assembly of United Nations as the central government may by notification specify। ये दोनों की कोवेनेंट के बारे में भी लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था, और प्लस इसके अलावा अदर ऐसी कोई भी कन्वेंशन और प्लस कोवेनेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करे, वो भी अपने आप में अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा में शामिल है। तो पहली इस एक्ट का सैलेंट फीचर मीन कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये मानव अधिकारों की मीनिंग बताता है, मानव अधिकारों की जनरली परिभाषा देता है, इंटरनेशनल कोवेनेंट्स का मतलब भी बताता है। और अगला अगर हम इस एक्ट की बात करें तो ये एक्ट NHRC मीन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन सेक्शन 3 में बताता है, और प्लस इसकी पावर क्या होंगी। ये इस कमीशन में जो NHRC है मीन राष्ट्रीय मानवाधिकार है आयोग है, उसके जो आयोग के जो कृत्य हैं वो धारा 12 मीन सेक्शन 12 में है, और उसकी जो पावर्स रिलेटेड टू इंक्वायरी सेक्शन 13 में है, इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 14 में है। उसके और रिलेटेड प्रोविजंस हैं जो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इस एक्ट का ये है कि सेक्शन 21 इस एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस मतलब राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन की बात करता है। अगर हम राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन की बात करें माय डिफेंस, तो इंडिया में अभी प्रेजेंट में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो उनके लिए इंडिया में टोटल पहले 25+1 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ज्वाइंटली फंक्शन करता था, बट 2019 में तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को सेपरेट कर दिया गया है। तो इंडिया में अभी प्रेजेंट में 26 स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस काम कर रहे हैं, और बाकी की जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं उन्होंने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस की इस्टेब्लिशमेंट अभी तक नहीं की है। अब हम बात करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो सेक्शन 21 में मेंशन किया गया है। अब ये NHRC और SHRC कैसे इनकी इस्टेब्लिशमेंट होती है, कौन इनके चेयरपर्सन्स होते हैं, कौन मेंबर्स होते हैं, और 2019 में क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं और इनकी पावर्स क्या हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहूँगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिकली ये जो एक्ट है वो सेक्शन 30 ह्यूमन राइट्स कोर्ट मीन मानव अधिकार न्यायालयों की बात करता है कि मानव अधिकार न्यायालय एस्टेब्लिश किए जाएंगे, डेजिग्नेट किए जाएंगे, और उनके लिए स्पेशल PP मीन विशिष्ट लोक अभियोजक भी अपॉइंट किया जाएगा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें रूल बनाने की पावर, फंडिंग, ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजन मेंशन किए गए हैं माय डिफेंस, जो भी हम आने वाले वीडियो में अगर रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट हुए देन वी विल डिस्कस फर्दर, हम इस पर डिस्कस करेंगे। और प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि NHRC में कंप्लेंट कैसे फाइल होती है, कैसे उस कंप्लेंट्स पर कमीशंस NHRC SHRC डिसीजंस देते हैं, और उन कंप्लाइंस को गवर्नमेंट को जब हम भेजते हैं तो फिर एक्चुअली में उनकी कंप्लाइंस कैसे होती है, कंपनसेशन अवार्ड होता है तो किसके द्वारा पेएबल होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले कमिंग वीडियोस में
बताना चाहूँगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है हमारा द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का, जिसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी और बेसिक थिंग्स के बारे में डिस्कस किया है। फर्दर हम इसे डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कमेंट दीजिए एज फीडबैक। थैंक यू सो मच।